नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करें एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का और जिसपे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पार्ट, लेकिन उससे पहले हम उसके बेसिक्स को क्लियर करना चाहेंगे कि डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा डेटा की तरफ। तो जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन डिफाइंड है, डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट इज एफिशिएंट फॉर मूवमेंट और प्रोसेसिंग। तो डेटा बेसिकली क्या है? डेटा एक इंफॉर्मेशन है किसी भी रिलेवेंट आइटम की, जिसको आप एज अ डेटा यूज कर रहे हो, जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, जिसको आप यूज करना चाहते हो, जिसको आप काम में लेना चाहते हो अपने प्रोसेसिंग के लिए, दैट इज द डेटा। यानी आपको जब भी किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को या पर्टिकुलर आइटम की रिलेवेंट वैल्यू को डिफाइन करना होगा तो उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और वो कहां से मिलती है? वो मिलती है हमारे उसके एफिशिएंट मूवमेंट और उसकी प्रोसेसिंग से। यानी आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या मूवमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस करना है, उससे रिलेवेंट उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है और वही इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। यानी जो डेटा हमारे पास है उन डेटास की वैल्यूज का कलेक्शन जो कि रिलेशनशिप को डिफाइन करता है डेटा और वैल्यू के बीच में, जिसके थ्रू हम उनके बीच होने वाले फंक्शंस और ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकें फॉर द रिलेवेंट डेटा। यानी स्ट्रक्चर का मतलब कि ऐसा कलेक्शन डेटा वैल्यूज का ऐसा कलेक्शन जिसके थ्रू हम उनके बीच होने वाले रिलेशंस को, उनके बीच अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस को या फंक्शंस को अप्लाई कर सकें फॉर द रिलेवेंट डेटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क। कुछ अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि आप जो भी वैल्यू काम में ले रहे हैं या आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो कहलाती है हमारी एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपके पास 2 नंबर का सम आपको करना है, ठीक है। आप नॉर्मली करते हैं a प्लस बी, c इज इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन ये हमारा एक लॉजिकल पार्ट है। लेकिन हमें अगर इसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देंगे? पहले हमें वर्क क्या करना है हम उसको डिफाइन करें। यानी हमें क्या करना है? एडिशन। एडिशन करने के बाद, यानी एडिशन को आपने डिफाइन किया, अब ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल आप लेके चल रहे हैं या वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां अगर मैं वेरिएबल्स को नाम दे दूं a और b, तो ये वेरिएबल्स क्या हो गए? डिफाइंड हो गए, डिक्लेयर हो गए कि मेरे इस एडिशन फंक्शन के अंदर ये a और b वेरिएबल काम में लेंगे। अब आप कर सकते हो पहला पॉइंट इनिशियलाइजेशन करना है, तो इनिट a इज इक्वल टू 5, इनिट का मतलब है इनिशियलाइजेशन, b इज इक्वल टू 6, ठीक है। देन आपने ऑपरेशन लगा दिया c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और देन आपने इसके बाद क्या कर दिया? इसके बाद आपने यहां पे कर दिया प्रिंट, क्या हो? c। तो ये हमारा एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था वो हमने डिफाइन किया कि हमें करना क्या है। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम, ठीक है। अब मेन बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं और जिस सीक्वेंस में हमें चाहिए उस फॉर्म में उसका फाउंडेशन करते हैं।
ठीक है, जैसे यहां हम देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम सो दैट वी कैन यूज द डेटा इजीली। ठीक है, इसका मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने का या उसको ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उस ऑर्गेनाइज डेटा से उस पर्टिकुलर फॉर्म को या उस पर्टिकुलर डेटा को इजीली पिक कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या करते हैं हम, डेटाबेस के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को रखा जाता है, ताकि हम डेटा को जब भी यूज करना चाहें तो वहां से उसकी कॉलिंग कर सकते हैं। तो वही तरीका यहां है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को यानी डेटाबेस को यूज करें, चाहे आप रिकॉर्ड बनाएं, चाहे आप फाइल बनाएं, वहां सब जगह हम किसके कंसेप्ट को यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को। कि डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज जब किया जाता है तो वो किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके, इसलिए हम किसको डिजाइन करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को। तो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होगा, जब भी आप किसी फाइल को बनाएं, चाहे आप किसी रिकॉर्ड को बनाएं, चाहे आप किसी डेटा कलेक्शन को करें, तो उसे एक प्रॉपर मैनर या एक प्रॉपर फॉर्म में स्टोर करके एक ऑर्गेनाइजिंग वे में रखना, ये क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर। ये एक छोटा सा डायग्राम है डेटा स्ट्रक्चर का कि किस तरीके से वर्क करते हैं। आप लोग जैसे सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++ लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, वहां आपने देखा होगा कि आप प्रोग्राम्स पे वर्क करते हैं, लेकिन बेसिकली जब भी किसी प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, यानी स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो किया है उनको देखा जाता है, और वो इंस्ट्रक्शन हमें कहां से मिलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ प्रॉब्लम, तो उसकी सबसे पहले क्या डिजाइन की जाती है, एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम कैसे डिजाइन होगी, जब हम उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने भी आपको एडिशन का प्रोग्राम बताया था, तो हमें यह पता है कि एडिशन के प्रोग्राम में हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस पर हम ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं। तो दो नंबर को ऐड करना मतलब दो नंबर्स को जोड़ना है, तो हमने स्टेप फॉलो करी कि हम पहले या तो इनिशियलाइज करा दें या हम उनको डिक्लेयर करके वेरिएबल को उनकी वैल्यूज को एंटर कराएं। तो भी हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, यानी पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन हम उनको डिफाइन करेंगे, देन हम उनको ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेट करने के बाद हम उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए या एक्सेस करने के लिए आती है, तो वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को रीड करता है। जब प्रॉब्लम रीड की जाती है तो सबसे पहले उसके ऊपर होने वाले जितने भी फंक्शन या ऑपरेशन हैं वो हमें देखने पड़ते हैं। उनके लॉजिकली फाउंडेशन के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से कहां जाते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की तरफ, यानी एल्गोरिथम की तरफ। जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके उसकी एल्गोरिथम को जनरेट कर देते हैं, तो एल्गोरिथम जनरेशन के बाद हम उसका प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक छोटी सी एल्गोरिथम कैसे बनेगी। जब एल्गोरिथम डिजाइन होती है तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाता है कि कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी। हालांकि वो प्रोग्राम से ज्यादा क्लियर होता है कि एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम यहाँ एल्गोरिथम से फिर कहां पहुंचते हैं, प्रॉब्लम के प्रोग्राम की तरफ। जब प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है तो आपको ये एक्चुअल में पता चलता है कि हमारी जो एल्गोरिथम थी वो कितनी एक्यूरेट है विद टाइम कंज्यूमिंग और विद स्पेस कंज्यूमिंग, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कौन डिफाइन करेगा उसको, प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक टर्मिनोलॉजी की, कि डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो पहला है डेटा, सेकंड ग्रुप आइटम, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ फाइल, फिफ्थ एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, एंड लास्ट इज फील्ड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या, डेटा मतलब रिलेवेंट प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एक ऑर्गेनाइजिंग वे में, दैट इज डेटा। तो डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिलेवेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि कलेक्शन का मतलब कि समूह है, एक समूह है हमारा, किसका समूह, इंफॉर्मेशन का समूह है, किसका, प्रॉब्लम का। ठीक है, किसी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो प्रोसेस फॉलो करना है, उससे रिलेवेंट कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, दैट इज कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे कहता हूं कि 6 स्टूडेंट्स का या एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है, उसका एज हो सकती है, तो वो क्या है, उस स्टूडेंट से रिलेवेंट डेटा हो जाएगा। नेम हो गया, आपके पास एज हो गई, तो ये इसका रिलेवेंट क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट प्रॉब्लम या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिलेवेंट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड डेटा। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप आइटम की। तो ये है ग्रुप आइटम, मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा, किसका, प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डेटा था, इस डेटा में तो क्या है, एक स्टूडेंट का कलेक्शन। अब यहां पे डेटा किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, यहां क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कलेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कलेक्शन। दैट मीन कि जब हमारे पास किसी ग्रुप आइटम की बात करें, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 6 स्टूडेंट्स हैं और इनका डेटा मुझे चाहिए। अब डेटा में मुझे नहीं पता, तो डेटा में क्या हो, जैसे स्टूडेंट का जो यहां पे था नेम, इस नेम को मैंने क्या किया, इन 6 स्टूडेंट का मुझे फर्स्ट नेम अलग चाहिए एंड लास्ट नेम अलग चाहिए। तो ये क्या हो गया, इनका ग्रुप डेटा हो गया कि ग्रुप डेटा के अंदर मुझे, ग्रुप आइटम के अंदर एक तो फर्स्ट नेम चाहिए और एक लास्ट नेम चाहिए। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का जो भी डेटा है, उससे जो भी हम ग्रुपिंग चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। यानी उसके अंदर भी हम उससे रिलेवेंट जो डेटा मिल सकता है वो लें, तो दैट इज द ग्रुप आइटम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप आइटम्स, कलेक्शन ऑफ ग्रुप आइटम्स ऑफ डेटा। क्या हो, फॉर एग्जाम्पल यही 6 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और इन 6 स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर डेटा, जैसे नेम, एज, ब्रांच और फोन नंबर। ठीक है, तो रिकॉर्ड का मतलब कि अगर नेम है तो नेम में जितने 6 स्टूडेंट है, 6 के 6 स्टूडेंट के नेम होनी चाहिए। जैसे फॉर हो गया राम, श्याम, मोहन, सोहन। ठीक है, इनकी एज हो गई 32 या 22, 21, 24। ठीक है, ब्रांच हो गई, किसी की CS है, किसी की इलेक्ट्रिकल है, कोई EC का है, कोई मैकेनिकल का है, और इनके रिलेवेंट नंबर। तो इन पूरा डेटा किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, या पर्टिकुलर बोल सकते हो एक पर्टिकुलर डेटा का रिकॉर्ड बनाना, जहां पे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन डिफाइंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड। यानी कि एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जो कलेक्शन किया गया वो क्या कहलाया, हमारा रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। अब बात करें नेक्स्ट फाइल की। तो फाइल क्या है,
फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी मल्टीपल स्टूडेंट्स या मल्टीपल क्लासेस की बोल सकते हैं। किसी क्लास के अंदर या किसी स्कूल के अंदर 6th क्लास में 3 सेक्शन है, तो उन तीनों सेक्शंस की जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या होगा? फाइल। तो ये होगा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। या नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइल रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड फाइल। यानी नंबर ऑफ कलेक्शन हो, जैसे आपका 3rd, 5th, 4th, 5th, 6th ऐसी क्लासेस हैं, और उन क्लासेस के हर एक क्लास का रिकॉर्ड हो और वो उसकी एक पूरी फाइल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक फाइल ले लें, एक बॉक्स फाइल हो या कोई सी भी नॉर्मल फाइल हो, उस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं? पेजेस को लगाते हैं। उन पेजेस की क्वांटिटी या उन पेजेस के क्या पर्टिकुलर फील्ड है, उन सबको मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड फाइल। यानी उन रिकॉर्ड को किसी एक पर्टिकुलर जगह स्टोर करके रखना, दैट इज कॉल्ड द फाइल। अब आती है बात एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड में क्या था? हमारे पास था नेम, एज, ब्रांच और सिटी ले लेते हैं आप, ठीक है। यहां पे 4 नाम है, 1 2 3 4। इनकी एज है 22, 21, 20 और 19। ब्रांच लिख ली CS, इलेक्ट्रिकल, ME, EC। सिटी लिख दी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट और एंटिटी की। तो अगर किसी पर्सन रिलेवेंट की बात करें, यानी एक पर्सन है या इस पर्टिकुलर पर्सन को हम अगर डिफाइन करें कि भाई ये इसका रिकॉर्ड है, या कह सकते हैं कि ये क्लास है और इस क्लास का ये रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, और इस रिकॉर्ड के लिए जिस पर्टिकुलर फील्ड को हमने लिया है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी इस फील्ड के कौन कौन से नेम हो गया, एज, ब्रांच, सिटी, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। और एंटिटी, जैसे फर्स्ट को मैंने क्लिक किया तो उसकी एंटिटीज क्या होंगी? ये होंगी। सेकंड को किया, उसकी एंटिटीज होंगी। तो एट्रीब्यूट और एंटिटी का रिलेशनशिप क्या हुआ कि रिलेवेंट फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डेटा से जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट, ठीक है। और उससे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड एंटिटीज। लास्ट बात हमारे पास आती है फील्ड की, ठीक है। फील्ड इज द डिफाइंड द रिलेशनशिप अमंग द एंटिटीज, के एंटिटीज के बीच में जो भी रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज कि डेटा स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली हम लोग क्या है, सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग्स जो है ये डिफाइन करती हैं कि हमें डेटा को यूज कैसे करना है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, जहां पे हमारे पास कई तरह की एल्गोरिथम्स मिलती हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग वे में या पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। वो कहलाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है वो मैनी कंप्यूटर सिस्टम एल्गोरिथम बाय विच प्रोग्रामर्स कैन हैंडल डेटा वेल। डेटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कहाँ यूज होता है, जब प्रोग्रामर्स अपना प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो उससे रिलेवेंट डेटा को जहां स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। कि हम किस तरीके से हमारे प्रोग्राम से रिलेवेंट डेटा को एक ऑर्गेनाइजिंग वे में रखें, ये कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन की। यहां से हमारा एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का है? 2 टाइप का, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। तो पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैसे कहते हैं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि प्रिमिटिव वो है जो कि मशीन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, यानी मशीन इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव, ठीक है। यानी जैसे कंपाइलर जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर मशीन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब
ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, यानी मशीन के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसके थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा? प्रिमिटिव। इसके और कोई वर्जन्स नहीं होते क्योंकि मशीन जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे वर्क कर रही है। नॉन प्रिमिटिव जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो वहां कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो किसी पर्टिकुलर कंपाइलर पे या किसी कंपाइलर पे जो मशीन इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उनके द्वारा हैंडल नहीं होती है, तो वो कहलाती है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी आपके दो तरह के हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात होती है तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आप इसको बोल सकते हो एक सीक्वेंशियल फॉर्म, या हिंदी में बात करें तो रेखीय प्रारूप। रेखीय प्रारूप मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीध में चलने वाले जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये नॉट अ सीक्वेंशियल फॉर्म, नॉट अ सीक्वेंशियल फॉर्म, यानी एक प्रारूप में नहीं चलने वाले जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक रेखीय फॉर्म में नहीं चलने वाले, एक के पीछे एक जो चलता है, जैसे लाइन बनती है तो लाइन में एक के पीछे एक होते हैं, ये होती है सीक्वेंस, यानी एक पर्टिकुलर प्रारूप में, और जो कि कहीं से भी कैसे भी घूम के आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन सीक्वेंशियल, यानी कि ये जो कि एक सीधे फॉर्म में नहीं चलते वो क्या कहलाते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। होता है ना कई जगह भीड़ बन गई, तो जो भीड़ दिखती है वो भीड़ क्या है? वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और जैसे हम मूवीज के लिए टिकट लाइन में खड़े होते हैं वो होती है हमारी क्या? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक जो एक बार डिफाइंड हो गया वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक का मतलब जो जैसा एक बार डिफाइंड हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनेमिक में हम रनिंग टाइम पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, यानी चलते चलते में उसको बदल सकते हैं, तो ये कहलाता है हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक ट्री और एक ग्राफ। ट्री यानी ट्री की फॉर्म में इस तरीके से बने हुए रहते हैं, लेकिन यहां पे कुछ अलग फंडा होता है, इस तरीके से बनते हैं, उल्टा ट्री। ठीक है, तो यहां इस तरीके से बनेंगे तो ये कहलाएंगे ट्री। ग्राफ जैसे कि एक साइकिल है तो ये भी एक ग्राफ है, तो ग्राफ की फॉर्म में भी डिफाइन हो सकता है, तो वो भी एक क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक की बात करें तो एरे। ठीक है, एरे एक ऐसा फॉर्म है जहां पे सिमिलर डेटा टाइप को यूज किया जाता है। सिमिलर डेटा टाइप सी के अंदर आपने डेटा टाइप पढ़े हुए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो जैसे मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो एक जगह स्टोर करने हैं मुझे, तो वो स्टोर करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे मुझे डेटा टाइप एक बार ही डिफाइन करना पड़े। ऐसा नहीं इंटीजर 1 भी यूज करो, फिर इंटीजर 2, फिर इंटीजर 3, इंटीजर 4। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल फॉर्म में डिफाइन करने के लिए जो जनरेट किया डेटा स्ट्रक्चर वो कहलाता है हमारा एरे, यानी सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एरे। उसके बाद डायनेमिक में आपके 3 पार्ट हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, स्टैक और क्यू थोड़ा बहुत मिलता जुलता है एरे की तरह, पर लिंक लिस्ट पूरा डायनेमिक है। लिंक लिस्ट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम आगे टॉपिक आने पे पढ़ेंगे। ठीक है, एरे, स्टैक और क्यू बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एरे।
अब बात आती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको बताया। एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। तो जैसे मेरे पास एरे की मैं बात करूं, मेरे पास ये 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब एरे में हमें ये पता है कि नंबर जो हमने दिए हैं ये कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर है हमारे पास इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये इंटीजर वैल्यूज का एक कलेक्शन है, लेकिन इस कलेक्शन को किसी एक वेरिएबल में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डिफाइन कर दिया ए सी, लेकिन एक इंटीजर जो है वो कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट की मेमोरी। तो कितना यहां पर डिफाइन होगा, 2 से तो केवल एक वेरिएबल डिफाइन होगा। तो इस कंडीशन को एक साथ डिफाइन करने के लिए इंटीजर ए मैंने वैल्यूज दे दी 10, यानी कि ये जो है ये पार्ट ये कहलाता है साइज ऑफ एरे, यानी आपका जो एरे बना है वो बेसिकली कितनी साइज का है या कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कितने स्पेसेस वो ले सकता है। तो यहां पे अभी 1 2 3 4 या 0 से काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 तक है, तो ये 10 तक है, तो 6 तक आ गया, 7 8 9 10, यानी इतनी स्पेस अभी और यहां पे अवेलेबल है। सॉरी 9 तक, 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 वैल्यूज हो गई 0 से। तो ये हमारी क्या है, साइज ऑफ है। तो किसी भी रिलेवेंट या सिमिलर डेटास को, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, किसी भी रिलेवेंट डेटा को एक जगह स्टोर करने के लिए हमें ऐसे डेटा टाइप की नीड है जिसके थ्रू हम हमारी वैल्यूज को, या डेटा स्ट्रक्चर की नीड है जिसके थ्रू हम हमारी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। तो इसलिए किसको डिफाइन किया गया, एरे को। सिमिलर रिलेवेंट सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड अरे। तो अरे की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं लिखूं यहां पर तो क्या होगी, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा मैं यहां, एरे इज अ collection of similar data type, ठीक है। यानी एक तरह के डेटा का, एक तरह के इंफॉर्मेशन रिलेवेंट डेटास का एक जगह पर स्टोर कलेक्शन क्या कहलाता है, एरे। लिंक लिस्ट ये भी क्या है, लीनियर है। इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, 3 भी होते हैं, कई तरह की होती है लिंक लिस्ट, सिंगुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, कई तरह की लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। वो हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। जहां पे हमारे पास क्या होता है, डेटा, वैल्यू और नेक्स्ट एड्रेस। यहां पे जो लिस्ट होती है वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, आगे भी चलता है ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपन लिंक लिस्ट के टाइम पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, चलेगी सर्कुलर लीनियर वे में ही, तो इसलिए हम इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं। स्टैक को बात करें तो स्टैक भी क्या है हमारे पास, एक एरे ऑपरेशन है, जो पहले एरे को हमने ऐसे रखा था, अब एरे को हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। यहां भी हम डेटा को रख सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहां पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जिसे हम बोलते हैं पुश एंड पॉप। पुश और पॉप का मतलब, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप करना मतलब डिलीट करना। यहां भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यहां भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। स्टैक क्या है, स्टैक भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बस यहां पे ये होता है पुश यहां होगा, पॉप आपके लास्ट एलिमेंट पे होगा। ये एक प्रोसेस पे वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी एक रैक है जिसमें सबसे ऊपर जो फाइल रखी है वो फाइल सबसे पहले हटेगी, तभी नीचे वाली फाइल हम निकाल सकते हैं। यानी मेरे पास नंबर ऑफ 10 फाइल्स रखी हैं, 10 फाइल में से जब मुझे फर्स्ट फाइल निकालनी है तो पहले ऊपर 10 को हटाऊंगा, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, देन मैं 1 पे आऊंगा, ठीक है। तो इसी क्यू की बात करें तो क्यू में कुछ रिलेवेंट डेटा इस तरीके से होता है 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी सा एग्जांपल क्यू का। हम सिनेमा हॉल की लाइन में यानी टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं और हमें क्या करना है, वहां से रिलेवेंट डेटा टिकट लेना है।
तो आप अगर 10वें नंबर पे लगे हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं आप पहले नंबर से टिकट ले लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे। तो आपका नंबर कब आएगा? जब पहले वाला हटेगा तब दूसरे का आएगा, दूसरा हटेगा तब तीसरे का आएगा, फिर चौथे का। स्टैक में क्या था? पहले 10 हटा था, लेकिन क्यू में क्या होता है? पहले नंबर 1 हटेगा, उसके बाद 1 बाय 1 करते हुए 10वें नंबर पे आप पहुंचेंगे। तो क्यू का जो कंसेप्ट है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड क्यू। और क्यू भी हमारा क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ट्री एंड ग्राफ। अब इनको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री की बात करें तो ट्री में कई सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्री बनाता हूं, ये मेरे पास ट्री है, इसके ये वाली वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं। आपने ट्री, नॉर्मल ट्री भी देखा होगा, बहुत सारी शाखाएं फैली हुई रहती हैं। वही सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमने कैसे बताएं कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है? तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि जब एक ट्री की बात हो रही है जिसके नंबर ऑफ लीव्स बहुत सारी होती हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ट्री को डिफाइन करते हैं कि लीव्स जब आप डिफाइन करोगे 1 बाय 1 तो ये फैलता जाता है, ना कि एक सीक्वेंस, एक सिंपल लाइन की वे में चलता है। तो इसलिए इसको हम किस में लगते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ग्राफ की बात करें तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि हमें एक प्लेस से किसी अनदर प्लेस पे जाना है और इन बिटवीन जितने भी प्लेसेस हैं उनको कवर करते हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल पहला सर्किल हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आए और फिर वापस यहाँ आ गए। तो ये एक सर्किल भी बन सकता है, ये सर्किल नहीं भी बन सकता। तो ये एक पर्टिकुलर लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ट्री और एक ग्राफ। नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमने देखे हैं अभी, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन लीनियर में बात करें हम तो ट्री है, ग्राफ है। तो इन सब में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि पहला है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब कि जो रिलेवेंट वैल्यूज हैं हमारे डेटा की, उन सारे रिलेवेंट डेटा को 1 बाय 1 विजिट करना, ठीक है। जो डेटा हमारे पास है हम एक के बाद एक हर एक डेटा वैल्यूज को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ट्रैवर्सिंग। इंसर्शन की बात करें तो जैसे एरे मैंने आपको डिफाइन किया था कि हमारे पास एक एरे है, इस एरे में कुछ वैल्यूज मैंने पुट करी हुई हैं और मुझे यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, अगली वैल्यू को। तो अगर मेरे पास एरे में स्पेस अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगा? वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 6 को इंसर्ट करना है तो मैं यहां पे उसको इंसर्ट कर सकता हूं पोजीशन असाइन करके। तो एरे में इंसर्शन एरे में भी हो सकता है, स्टैक में भी हो सकता है, क्यू में भी हो सकता है, लिंक लिस्ट में भी हो सकता है, ट्री, ग्राफ, सब में, यानी लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सभी में इंसर्शन ऑपरेशन भी पॉसिबल है। साथ के साथ डिलीशन की बात करें तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में से कोई रिलेवेंट वैल्यू को अगर हमें डिलीट करना है तो हम वहां से उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस 3 को डिलीट करना है तो मैं इस डिलीट करने के लिए मुझे इसकी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। और पोजीशन कैसे डिफाइन होती है? ये इसके इंडेक्सिंग वैल्यूज होती हैं जो कि हमारी पोजीशन को डिफाइन करती हैं। अगर ये एक एरे ए है तो ए ऑफ 2 को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। तो अगर डिलीट करता हूं तो ये वैल्यूज आगे आ जाएंगी और ये वैल्यू यहां से डिलीट हो जाएगी। सर्चिंग की बात करें तो कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर हो, हमें अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो बाय यूजिंग द पर्टिकुलर एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, उसके थ्रू हम हमारी वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। सॉर्टिंग, कोई भी ऐसी वैल्यूज या ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन जो एक अरेंजिंग फॉर्म में ना हो, अरेंजिंग फॉर्म के अंदर डिफाइन ना हो। जैसे 1 to 10 नंबर हैं और वो आपको मिले हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनको क्या है? एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना। तो ये कैसे होगा? 1 2 3 5 6 7 8 9। तो ये चीज क्या कहलाती है? यानी इस
नॉन अरेंजिंग फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? कन्वर्ट इन अरेंजिंग फॉर्म, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आप करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग वैसे असेंडिंग ऑर्डर में होती है पूरी, तो ये कहलाती है हमारी सॉर्टिंग। मर्जिंग का मतलब कोई भी दो डेटास को या दो इंफॉर्मेशन को या दो वैल्यूज को जोड़ना, ये कहलाती है मर्जिंग। तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और कितने तरह का होता है, क्या है उसका क्लासिफिकेशन है, और उसके उन पे होने वाले ऑपरेशन यानी इंप्लीमेंटेड ऑपरेशन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज एरे, ठीक है। उसके बाद हम वन बाय वन एक एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और उनके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। तब तक आप इस बेसिक को पढ़िएगा और अगर कोई डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।